गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज इस क्लास में मैं आपको इमरजेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 352 से लेकर 360 तक के जो हम इमरजेंसी के प्रोविजन पढ़ते हैं, उस इमरजेंसी में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, कौन कौन सी चीजें प्री के लिए है, कौन सी इंटरव्यू के लिए, और पूरा आर्टिकल्स ये जो है वो अपने आप में मेंस के क्वेश्चन बनाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, इस पीडीएफ को आप एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से यूट्यूब लिस्ट से जो यूट्यूब की पीडीएफ है वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ इमरजेंसी को लेके, जिसे अपने आपात कहते हैं, आपातकाल। अब देखो ये इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके की है। एक नेशनल इमरजेंसी है, एक स्टेट इमरजेंसी है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। जब देश में भुखमरी आ जाती है, देश कंगाल हो जाता है, उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देश की जो साख है वो स्थिर नहीं रहती है। अब देखो तीनों ही इमरजेंसी, चाहे नेशनल इमरजेंसी ले लो, स्टेट इमरजेंसी ले लो, फाइनेंशियल इमरजेंसी ले लो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी है, आपातकाल जो है राज्य का आपातकाल, वो पर्टिकुलर एक स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब एक राज्य का संवैधानिक तंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, अगर वो फेलियर हो जाती है, असफल हो जाती है, विफल हो जाती है, उस टाइम पे पर्टिकुलर एक स्टेट पे भी इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। अब देखो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हम 352 में पढ़ते हैं। राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं 356 में पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो हम आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं। तीनों ही आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। इमरजेंसी जो है वो नेशनल की बात कर रही है, पूरे राष्ट्र पूरे देश की बात कर रही है। अब देखो आर्टिकल 352 में हमें सारी चीजें क्लियर बताई हुई है बेरेक में कि ये इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, कब करता है, क्यों करता है, किसके कहने पर करता है, कब खत्म होती है, ये सारी चीजें। बट बेरेक में बहुत लेंथी लैंग्वेज, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो चीजें बता रही हूँ आप साथ के साथ अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है। तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब युद्ध की स्थिति हो कि दूसरा कोई देश हमारे ऊपर युद्ध करने वाला है, या फिर हमारे ऊपर बाहरी कोई आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाले हैं, या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है। अब ये जो आर्म्ड रिबेलियन है 44th अमेंडमेंट 1978 से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की कोई सिचुएशन है, तब यहाँ पे क्या की जाती है, ये जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जाती है। अब इस 44वें संशोधन से मैंने आपको बताया कि जो आर्म्ड रिबेलियन था वर्ड ऐड किया, इसकी जगह पर पहले इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड था। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द था जिसे 44वें संशोधन से हटाकर और इस वर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बात आती है कि कौन करता है, कब होती है, वो तो तीन सिचुएशन बताती। अब ये डिक्लेरेशन करता कौन है? तो भाई देखो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब खुद से लगा तो केवल इतने मात्र से तो वो नहीं डिक्लेयर करेगा, यहाँ पे उसे कैबिनेट की लिखित सलाह लेनी होती है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी होती है। लिखित सलाह लेने पर राष्ट्रपति क्या करता है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अब ये जो लिखित सलाह वाला वर्ड है ये भी हमारे 44वें संशोधन के बाद ऐड हुआ था। अब जब हमें नेशनल इमरजेंसी, हमें मींस प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अब ऐसे डिक्लेरेशन के एक महीने के अंदर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन की मंजूरी चाहिए होती है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो एक बार डिक्लेरेशन होने के बाद 6 महीने तक वो इमरजेंसी का जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू एनफोर्समेंट में रहता है। अब देखो क्यों लगती है, कौन लगाता है
और लगाने पर इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, सुनना। इसमें जो सेंट्रल की पावर होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पूरे राष्ट्र की बात आती है तो जो स्टेट होते हैं वो एक बार वहीं पे उनकी जो पावर होती है वो साइलेंट हो जाती है। सभी पर पावर का यूज कौन करता है? सेंटर करता है। और हर स्टेट के ऊपर उनका सेंट्रल का कंट्रोल बढ़ जाता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है, फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट पड़ते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट पड़ते हैं। बट तीन बातें आप ध्यान रखना, जब भी इमरजेंसी लगती है, जनरल रूल, सभी फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, उसे करना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ये फंडामेंटल राइट हमारे एनी टाइम जीवित रहते हैं। तो तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब राष्ट्रपति जो फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट पड़ता है, 19 जो सस्पेंड हो जाता है वॉर एग्रेशन में, और राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 20 और 21 को यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो कंटिन्यू हमारा रहता है। तो यहाँ पे जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगती है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। किसके कहने पर लगाता है? कैबिनेट के कहने पर लगाता है। डिक्लेरेशन होने के 1 महीने के अंदर संसद से मंजूरी चाहिए होती है, मंजूरी मिल गई तो 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है। इफेक्ट क्या होता है? सारी शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने अभी बात की 352 जो कि बात करता है नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश के ऊपर अगर इमरजेंसी लगती है तो उसकी। अब बात करते हैं 356, ये बात करता है राज्य के आपातकाल की, मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट पर क्या लगा दी जाती है? इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब इसी चीज को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट रूल हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं? 356 में पढ़ते हैं। अब ये नेशनल इमरजेंसी पहली चीज कब लगाई जाती है? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये इमरजेंसी लगाते हैं? तो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो कंप्लीटली फेल हो जाती है, तब यहाँ पे जो है स्टेट की इमरजेंसी लगती है। अब यहाँ पे अर्थात राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करता है तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है। आमतौर पर ये जो इमरजेंसी है गवर्नर की रिपोर्ट पर लगती है। ठीक है, अब इससे होता क्या है? अब स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड या डिसॉल्व हो सकता है, और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है। और यहाँ पे अब पार्लियामेंट क्या करता है? हर स्टेट के लिए लॉ बनाता है। वैसे लॉ, स्टेट के लिए लॉ बनाने का काम किसका है? स्टेट लेजिस्लेचर का है। बट स्टेट इमरजेंसी लगी तो ये सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर से लेके और सारा काम किसको दे दिया जाता है? पार्लियामेंट को दे दिया जाता है। अब जब स्टेट इमरजेंसी लगी तो कंटिन्यू 6 महीने तक रहती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी एक बार डिक्लेरेशन होने पर 6 महीने तक रहती है, ऐसे ही स्टेट इमरजेंसी भी 6 महीने तक रहती है। अब इसका एक केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और बहुमत परीक्षण जो है सदन में होगा, राजभवन में नहीं होगा। तो ये इमरजेंसी है, ये स्टेट की बात करता है। अब आ जाओ फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब पैसों की दिक्कत आने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं। हमने 352 अभी पढ़ा नेशनल इमरजेंसी, 356 अभी पढ़ा स्टेट इमरजेंसी। अब 360 हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? तो जब भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में होती है, तब राष्ट्रपति डिक्लेरेशन करता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। लेकिन इंडिया में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अब इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? तो केंद्र राज्य को फाइनेंशियल डायरेक्शन देता है, जो जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी काट ली जाती है, जजेस की सैलरी काट ली जाती है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है?
प्रेसिडेंट की सैलरी यहाँ पे कट नहीं होती, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी आ रही थी वैसे ही कंटिन्यू आती रहेगी। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, 352 नेशनल इमरजेंसी, 353 केंद्र की शक्ति थी, 354 यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोविजन है, 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, 358 में आर्टिकल 19 निलंबित होता है, अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है, 359 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, 360 यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो ये 44वां संशोधन जो है हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस 44वें संशोधन से इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाया, कैबिनेट की सलाह जरूरी की, आर्टिकल 20 और 21 को सुरक्षित किया और इमरजेंसी खत्म करने की जो प्रोसीजर है उसको आसान किया। अब अगर मैं बात करूं अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, देखो अभी तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहला जब चीन का युद्ध हुआ था, दूसरा जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था और तीसरा जब आंतरिक इमरजेंसी इंटरनल हुआ था इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम हुआ था। तो यहाँ पे जब आप इमरजेंसी पढ़ रहे हो, बेयर एक्ट पढ़ने से पहले इन सारे आर्टिकल्स को जो मैंने समझाए हैं इजी तरीके से आप इनको देख लीजिए। ये सारी पीडीएफ आप एमडी लो क्लासेस के ऐप से एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसी के अलावा हर एक आर्टिकल को आप इजी तरीके से जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।